नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जान के दुश्मन। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी अमाउंट डालकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का बटन आपको वीडियो के नीचे डाउनलोड वाले बटन के साथ में मिलेगा। अब आगे। कौन हो तुम? होटल के कमरे की बेल बजने पर देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो सामने स्वस्थ 45-50 बरस की उम्र के व्यक्ति को खड़े पाया, जिसने बदन पर कीमती सूट पहन रखा था। हाथों की उंगलियों में हीरे की कीमती अंगूठियां चमक रही थी। सब कुछ ठीक था, परंतु उसकी आंखों में कठोरता और वहशीपन से भरे भावों को देवराज चौहान ने फौरन पहचान लिया था। मेरा नाम जोरावर सिंह वर्मा है, उसने भारी स्वर में कहा। तो देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे जानते हो? हाँ। कौन हूं मैं? अंडरवर्ल्ड का जानदार क्रिमिनल, पुलिस में वांटेड, अनेकों डकैतियों और कत्लों का जिम्मेवार देवराज चौहान, उसने भावहीन स्वर में कहा। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। होटल में उसने खुद को छिपाकर रखा हुआ था, बाहर बहुत कम निकलता था। इस पर भी इस जोरावर सिंह वर्मा नाम के व्यक्ति ने उसे पहचान लिया था। क्या काम है? यहीं बताऊं या अंदर भी आने को कहोगे? देवराज चौहान दरवाजे के बीच में से हट गया। जोरावर सिंह वर्मा के भीतर प्रवेश करने पर उसने दरवाजा बंद किया और पलटा। सोफे पर बैठा जगमोहन आंखें सिकोड़कर जोरावर सिंह को देखने लगा, फिर प्रश्न भरी निगाह देवराज चौहान पर मारी। यह देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर स्थिर लहजे में कहा। जोरावर सिंह वर्मा है, हमें पहचानता है, किसी काम के सिलसिले में हमारे पास आया है। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर जोरावर सिंह वर्मा को देखा। तुमने हमें कैसे पहचाना, जबकि हम तो बहुत छिपकर यहाँ रह रहे थे? मेरे अपने सोर्स हैं, जोरावर सिंह ने शांत भाव में कहा। कैसे सोर्स? यह जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो हमारा काम क्या जानना है? जगमोहन उखड़े लहजे में कह उठा। यही कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। इससे पहले कि जगमोहन तीखी आवाज में कुछ कहता, देवराज चौहान ने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा और जोरावर सिंह को देखा। बोलो, क्या काम है? जोरावर सिंह ने देवराज चौहान को देखा और आगे बढ़कर सोफे की कुर्सी पर बैठ गया। 2 पल आंखों को मलता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला। एक आदमी है, जयप्रकाश नायक, 35 बरस का, गोल मटोल, 5 फीट का। उसकी कलाई पर खूबसूरत सी घड़ी बंधी है। मैं वह घड़ी चाहता हूँ। देवराज चौहान की आंखों में हैरानी उभरी। क्या? जगमोहन टेढ़ा मुंह बनाकर तेज स्वर में कह उठा। इस घटिया और छोटे से काम के लिए तुम हमारे पास आए हो? इसके लिए तो किसी सड़क छाप बदमाश को पकड़ लो, वही काम कर देगा। जोरावर सिंह वर्मा के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। यह एक छोटा काम नहीं है। मैंने खूब कोशिश करके देख ली है, परंतु कामयाबी नहीं पा सका। अब मेरी निगाहों में बड़ा काम है यह। 5 फुट के आदमी से तुम उसकी कलाई पर बंधी घड़ी नहीं हासिल कर सकते? नहीं, वह लोमड़ी की भांति चालाक और चीते की भांति फुर्तीला है। जयप्रकाश नायक हर समय रिवॉल्वर अपने पास रखता है, सटीक निशाना है उसका। 2 महीने में मैं अपने 3 आदमी गवा चुका हूँ। एक के हाथ पांव टूटे पड़े हैं। देर होती जा रही है, जबकि उसकी कलाई पर बंधी घड़ी मुझे जल्दी चाहिए। देखो भाई, जगमोहन अपनी झल्लाहट छिपाकर समझाने वाले स्वर में कह उठा। हम लोग ऐसे काम हाथ में नहीं लेते, खास तौर से ऐसे काम जिनसे हमें लाखों से कम की वसूली हो। तुम कहीं और जाओ। मैं मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ, जोरावर सिंह बोला। मुंह मांगी? जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। कितनी? तुम मांगो। मुझे लगता है वह घड़ी बहुत बढ़िया चलती है। जगमोहन का दिमाग तेजी से चल रहा था। कभी भी आगे पीछे नहीं होती। ठीक कहते हो, कभी भी आगे पीछे नहीं होती, जोरावर सिंह वर्मा ने सिर हिलाकर कहा। क्योंकि वह बंद रहती है, खराब है। कमाल है, कलाई पर बांधने वाली एक खराब घड़ी को पाने के लिए तुम हमें लाखों की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो। बोलो, कितना मांगते हो? 5 लाख। मंजूर है,
जोरावर सिंह वर्मा ने फौरन जगमोहन की कही रकम कबूल कर ली, जैसे जगमोहन 5,000 के लिए कह रहा हो। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। मामूली सी घड़ी को पाने के लिए तुमने 5 लाख जैसी मोटी रकम देने के लिए हाँ कर दी? जगमोहन पुनः कह उठा। यानी कि भारी गड़बड़ है। कोई खास चीज है घड़ी में क्या? इस बात से तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही कहते हो, नहीं होना चाहिए। हमें तो 5 लाख से मतलब होना चाहिए। वह नजर नहीं आ रहे। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। मैं जा रहा हूँ। कुछ देर तक मेरे आदमी 5 लाख रुपए के साथ जयप्रकाश नायक का पता, फोटो और भी जो डिटेल है दे जाएगा। आदमी नहीं, तुम खुद आना। देवराज चौहान बोला। हम ज्यादा लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहते। जोरावर सिंह वर्मा ने देवराज चौहान को देखकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगा। कहने के साथ ही वह पलटा और बाहर निकलता चला गया। 2 पल ही बीते होंगे कि देवराज चौहान जगमोहन से कह उठा। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रहना, मैं अभी आ जाऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। 1.5 घंटे बाद बेल बजी। जगमोहन ने दरवाजा खोलने पर देखा, सामने जोरावर सिंह खड़ा है। हाथ में मीडियम साइज का सूटकेस थाम रखा था। सूटकेस को देखते ही जगमोहन की आंखों में चमक विद्यमान हो गई। आओ। जगमोहन पीछे हटता हुआ बोला। जोरावर सिंह वर्मा भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन दरवाजा बंद करने लगा तो एकाएक देवराज चौहान वहां आ पहुंचा। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कुराहट उभरी हुई थी। जगमोहन समझ चुका था कि देवराज चौहान जोरावर सिंह वर्मा के पीछे गया था। देवराज चौहान के भीतर आने पर जगमोहन ने दरवाजा बंद किया और पलटा। जोरावर सिंह वर्मा सेंटर टेबल पर सूटकेस रख चुका था। जगमोहन जल्दी से उसके पास पहुंचा। इसमें 5 लाख रुपया है? हाँ। जोरावर सिंह वर्मा ने सिर हिलाकर सहमति दी। जगमोहन ने जल्दी से सूटकेस खोलकर देखा। सूटकेस में बेतरकीबी से नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। जगमोहन ने चमक भरी निगाह से सूटकेस को फौरन बंद किया और जोरावर सिंह वर्मा से पूरा 5 लाख है? हाँ। कहने के साथ ही जोरावर सिंह वर्मा ने सफेद रंग का लंबा सा लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते हुए बोला। इसमें जयप्रकाश नायक के बारे में पूरी जानकारी है, उसकी तस्वीर सहित। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। जोरावर सिंह, तुम जैसा इंसान मामूली से काम के लिए 5 लाख दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, जबकि तुम खुद हस्ती रखते हो, शहर के जाने पहचाने शरीफ बदमाश हो। तुम्हारा अपना छोटा सा परंतु खतरनाक गैंग है। इस पर भी तुम जयप्रकाश नायक जैसे मामूली से इंसान पर काबू नहीं पा सके तो वास्तव में हैरानी की बात है। जोरावर सिंह वर्मा की आंखों में सर्द भाव उभर आया। इसका मतलब तुम मेरे बारे में जानकारी कर चुके हो? हाँ। किसी के बारे में जानने के लिए 1 घंटा काफी होता है, अगर उसका नाम मालूम हो। फिर तुम तो इस शहर में हस्ती रखते हो। बहरहाल, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि नायक पर तुम काबू क्यों नहीं पा सके। वह बहुत खतरनाक इंसान है। पहले मुझे नहीं मालूम था। 2-4 बार मेरे आदमियों के हत्थे चढ़ा भी, परंतु उन्हें नुकसान पहुंचाकर खिसक गया। वैसे यह कहीं पर मामूली क्लर्क था। मामूली सा क्लर्क? क्लर्क तो इतना खतरनाक नहीं होता। पहले जयप्रकाश नायक मिलिट्री में सार्जेंट था। मिलिट्री से प्रशिक्षण प्राप्त था। बाद में गुर्दा खराब हो जाने की वजह से उसे मिलिट्री की नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे 4-4 आदमियों से एक साथ ही टकराकर साफ बच निकलता है। यह कहने में मुझे जरा भी ऐतराज नहीं कि नायक मेरे जैसे इंसान के काबू में भी नहीं आने वाला। तुम लोगों के बारे में जब जाना तो सोचा तुम लोगों से यह काम करवाया जा सकता है। इसे मामूली काम मत समझना। जब घड़ी हाथ लग जाए तो मुझ तक पहुंचा देना। पता मालूम है या बता दूं? मालूम है। मैंने सुना है देवराज चौहान अपनी जुबान का पक्का इंसान है, धोखेबाजी नहीं करता। जोरावर सिंह वर्मा ने उसकी आंखों में झांका। सही सुना है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। जब तक सामने वाला सही रहता है तब तक मैं भी सही रहता हूँ। निश्चिंत होकर जाओ, घड़ी मिलते ही तुम तक पहुंच जाएगी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें क्या है जो तुम 5 लाख हमें दे रहे हो। मैं 10 भी दे सकता था। 10 भी दे सकते थे? जगमोहन हड़बड़ाकर बोला।
ओह, यह तो सीधे सीधे मुझे 5 लाख का नुकसान। देवराज चौहान जोरावर सिंह देवराज चौहान से बोला, तुम्हें अपने काम की मुंह मांगी कीमत मिल रही है। उस घड़ी में क्या है या क्या नहीं, यह जानने की तुम्हें जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। जवाब में देवराज चौहान खामोशी से कष्ट लेने लगा। जोरावर सिंह वर्मा ने विदा ली और बाहर निकल गया। खामोशी को देवराज चौहान ने तोड़ा। जगमोहन, जोरावर सिंह वर्मा खुद अपने आप में ताकत है। अगर वह नायक की कलाई में बंधी घड़ी पाने के लिए 5 लाख हमें दे रहा है तो यकीनन मामला गहरा है। नायक वास्तव में खतरनाक हैसियत रखता होगा जो कि जोरावर सिंह के हाथ नहीं पड़ रहा। और वह घड़ी, वह अवश्य जोरावर सिंह के लिए खास महत्व रखती होगी। जोरावर सिंह के लिए ही नहीं, नायक के लिए भी। तभी तो वह जोरावर सिंह से दुश्मनी मोल लेकर अपनी जान पर खेल रहा है। उस घड़ी में क्या हो सकता है? कोई खास कीमती चीज। वह घड़ी पाने के लिए जोरावर सिंह 5 लाख हमें दे गया है, तो जाहिर है उस घड़ी पर 50 लाख जितना तो फायदा होगा ही। तो साला हमारे कारण लाखों कमा लेगा। जगमोहन ने आंखें फाड़कर थूक निकला। जाहिर है हम भी तो कमा सकते हैं उस घड़ी के दम पर। जब वह घड़ी हमारे हाथ आएगी तो हम जान सकते हैं उसमें ऐसा क्या है जो। जगमोहन, देवराज चौहान उसकी बात काटकर सख्त स्वर में कह उठा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। 5 लाख लेकर हमने उसे नायक की कलाई पर बंधी घड़ी देने का फैसला किया है, तो हम अपने फैसले पर अटल रहेंगे। तब तक अटल रहेंगे जब तक कि जोरावर सिंह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा, कोई चालाकी हमसे नहीं करेगा। धंधा हम बेईमानी का जरूर करते हैं, परंतु ईमानदारी से। जोरावर सिंह बेशक हमारे कारण लाखों कमा ले। जगमोहन भुनभुनाया, बेशक, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमसे घड़ी लेकर वह क्या करता है। तुम यह भी तो सोचो कि हमें वह 5 लाख जैसी बड़ी रकम क्यों दे गया। हमने क्या करना है? कुछ खास नहीं, सिवाय इसके कि एक आदमी की कलाई से घड़ी उतारकर उसे देनी है। बहुत मामूली काम है और यह हमारी काबिलियत पर निर्भर करता है कि हम यह काम कितनी जल्दी करते हैं। अगर नायक वास्तव में खतरनाक है तो कुछ देर अवश्य लग सकती है। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। वह लिफाफा देना जो जोरावर सिंह टेबल पर रख गया है। जगमोहन ने लिफाफा उठाया और देवराज चौहान को थमा दिया। देवराज चौहान ने लिफाफा खोला। लिफाफे में जयप्रकाश नायक की तस्वीर और उसका जरूरी ब्यौरा था। देवराज चौहान ने ध्यानपूर्वक तस्वीर में नायक का मुस्कुराता चेहरा देखा। वह बेहद भोला भाला लग रहा था। तस्वीर को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि जोरावर सिंह के मुताबिक यह खतरनाक इंसान है। जयप्रकाश नायक की तस्वीर ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात देवराज चौहान ने तस्वीर जगमोहन को थमाई और लिफाफे में से बरामद कागज पर लिखा नायक का पूरा ब्यौरा पढ़ा। ब्यौरे में नायक का पता, नायक की बहन का पता और उसके मिलिट्री से सार्जेंट होने तथा गुर्दा खराब होने पर मिलिट्री से निकाले जाने की पूरी खबर थी। पढ़ने के बाद वह कागज उसने जगमोहन की तरफ बढ़ा दिया। जगमोहन ने भी नायक का ब्यौरा पढ़ा। इस थोड़ी सी जानकारी से नायक को कैसे हम ढूंढ सकते हैं? क्या मालूम वह अपने किसी दोस्त के घर पर छिपा हो या कहीं और छिपा हो। इतना बड़ा शहर है। तुम ठीक कह रहे हो। खैर, हमें नायक को तलाश करना ही पड़ेगा। जब हम उसकी तलाश पर निकलेंगे तो उसके 4 ठिकानों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। लेकिन जगमोहन ने कुछ कहना चाहा कि डोर बेल बज उठी। दोनों ने दरवाजे को देखा। फिर मुंह बनाकर जगमोहन बोला, साले ने 5 लाख दिए हैं तो कम से कम 5 चक्कर तो मारेगा ही। देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने पर वह जोरावर सिंह वर्मा का चेहरा देखने की अपेक्षा कर रहा था, परंतु जो चेहरा उसे नजर आया उसे देखते ही वह चौंक पड़ा। वह जयप्रकाश नायक था जिसकी तस्वीर वह अभी अभी देखकर हटा था। अगले ही पल नायक के हाथ में रिवॉल्वर चमकी और देवराज चौहान के पेट में जा धंसी। फिर उसे धकेलता हुआ नायक भीतर प्रवेश कर गया। जिस प्रकार नायक ने रिवॉल्वर निकालकर उसे लगाई थी, उसके अंदाज से ही देवराज चौहान समझ गया था कि नायक उसकी आशा से कहीं अधिक फुर्तीला है। भीतर पहुंचते हुए नायक ने जूते की ठोकर से दरवाजा बंद कर लिया। नायक को देखते ही
जगमोहन तीव्र झटके से उछल पड़ा। 5 फुट के जयप्रकाश नायक के जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े थे। वह 35 बरस का लग रहा था। जैसा कि बताया गया था, उसका शरीर गोल मटोल था। वह आम इंसानों की भांति लग रहा था, परंतु इस समय उसकी मुख मुद्रा बेहद कठोर हुई पड़ी थी। आंखों में सख्ती के भाव उजागर थे। मैं ही जयप्रकाश नायक हूँ। नायक एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कह उठा। उस कुत्ते से 5 लाख रुपए लेकर तुम लोग मुझे ढूंढने की तैयारी कर रहे हो? देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। उनकी निगाह पहचान कर नायक कटुता भरे स्वर में कह उठा, मेरी घड़ी पाना चाहते हो? आओ, आकर ले लो घड़ी। देवराज चौहान और जगमोहन एक टक उसे देखते रहे। दांत भींचे हुए नायक खामोशी से बारी बारी दोनों को देखते हुए बोला, जोरावर सिंह की बदकिस्मती थी कि मैं इसी होटल में लंच ले रहा था जब वह यहाँ आया। मैंने उसे देख लिया था। आजकल जोरावर सिंह को एक ही काम है, वह यह कि मुझे तलाश करना, किसी भी कीमत पर मेरी घड़ी को हासिल करना। मैं उसके पीछे लग गया। इस कमरे में आकर उसने जो भी बात की, वह मैंने बाहर से दरवाजे पर कान लगाकर सुनी। समझे? जोरावर सिंह ने मुझे ढूंढने का काम तुम लोगों को सौंपा है, तो जाहिर है तुम लोग भी दम रखते होंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम लोग कौन हो? मैं जो भी पूछूं सच सच जवाब देना, वरना मेरे रिवॉल्वर से गोली निकलने में देर नहीं लगेगी। देवराज चौहान ने नायक को घूरते हुए सिगरेट सुलगाई। जवाब दो मेरी बात का। एकाएक नायक गुर्रा उठा। देवराज चौहान नाम है मेरा, और यह मेरा साथी जगमोहन है। देवराज चौहान जगमोहन? नायक बुदबुदा उठा। नाम जैसे सुने हुए लगते हैं। क्या करते हो तुम लोग? ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। डकैती करना, अपहरण या ऐसा ही कोई बड़ा काम। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ कर लेते हैं। ओह, अब याद आया। सब याद आ गया तुम लोगों के बारे में। नायक ने पूरी तरह गर्दन को ऊपर नीचे किया। बहुत खतरनाक हो तुम दोनों। खैर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम लोग क्या हो। जोरावर सिंह ने तुम लोगों को 5 लाख दिया है ना, मुझसे घड़ी हासिल करने की कीमत? हाँ, ठीक है। नायक रिवॉल्वर हिलाकर बोला, 5 लाख बांधो और इस शहर से दफा हो जाओ। दोबारा मेरे सामने मत पड़ना, वरना अपनी मौत के खुद ही जिम्मेदार होगे। मैं खाली पीली वार्निंग नहीं देता। मिलिट्री मैन था, वही आदत अब भी है मुझ में। एक बार समझाता हूँ और गोली मार देता हूँ। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। एक बात तो बता दो, देवराज चौहान बोला। दो पूछो। इस घड़ी में क्या है? नायक के होठों पर पहली बार मुस्कान उभरी। इस घड़ी में किसी खजाने का नक्शा नहीं है, देश के गुप्त राज नहीं है। मैंने पूछा है क्या है इसमें, जिसे पाने के लिए जोरावर सिंह जैसा इंसान पागल हुआ फिर रहा है और मुंह मांगी दौलत बांटता फिर रहा है। और तुम भी जान पर खेलते हुए इसे बचाने की कोशिश में जुटे हो। यह बात तुम्हारे जानने के लायक नहीं है। नायक के माथे पर पल पड़ गए। अच्छा, इतना ही बता दो कि जगमोहन बोल पड़ा, इस घड़ी के पीछे कितने मोटे नावे का चक्कर है। मेरे ख्याल में है तो दौलत का ही रगड़ा। सही कह रहे हो। नायक के होठ खिंच गए। दौलत का ही रगड़ा है। इतनी मोटी दौलत का मसला है कि तुम लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। यानी कि घड़ी के हाथ लगते ही वह अथाह दौलत का मालिक बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं कब का बन चुका होता। फिर इस फिर को दूसरे शहर जाकर सोचना। बोलो, कब दफा हो रहे हो तुम दोनों इस शहर से? नायक के स्वर में गुर्राहट भर आई। बहुत जल्दी। देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। जगमोहन ने हैरानी से देवराज चौहान की तरफ देखा। समझदार हो, नायक पूर्वता लहजे में बोला। यह जो सामने 5 लाख के नोट सूटकेस में भरे पड़े हैं, मैं इन्हें इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम लोगों के लिए यह नोट दूसरे शहर तक जाने में सहायता करेंगे। वैसे नोटों की इस समय मुझे भी जरूरत है। ले लो। बेकार की बात छोड़ो और शाम तक इस शहर से निकल जाना। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। तभी दरवाजे पर जोर से थपथपाहट हुई। साथ में डोरबेल भी बजी। नायक एकाएक सतर्क हो उठा। रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। कोई शरारत मत करना, नायक दबे स्वर में गुर्राया। शरारत करने का मतलब है यहाँ लाशों का पीछा होना। तो क्या करें? देवराज चौहान ने शांत स्वर में उससे पूछा। पूछो, कौन है?
देवराज चौहान दरवाजे के करीब पहुंचा। कौन है? दरवाजा खोलो, बाहर से कठोर स्वर सुनाई पड़ा। मैंने पूछा है कौन हो तुम? देवराज चौहान की निगाहें नायक पर थी। क्षण भर की खामोशी के बाद आवाज आई, मैं जोरावर सिंह का खास आदमी पन्नालाल हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ नायक भीतर है। आवाज में व्यग्रता थी। नायक यहाँ कहाँ से आ गया? तुम दरवाजा तो खोलो। देवराज चौहान दरवाजे से हटा और नायक के करीब आया। सुना तुमने? बाहर जोरावर सिंह का खास आदमी पन्नालाल है और वह जानता है कि तुम भीतर हो। जाहिर है वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ आदमी भी होंगे। तुम मात खा गए नायक। जोरावर सिंह ने घड़ी का काम मुझ पर छोड़कर मेरे पीछे आदमी भी छोड़ दिए थे कि मेरी निगरानी करते रहें। जब तुम यहाँ आए तो उन्होंने तुम्हें देखा और ऊपर खबर कर दी, जिसकी एवज में अब पन्ना लाल यहाँ पर हाजिर है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। नायक सख्ती से होठ भींचे देवराज चौहान को देखता रहा। यह तो गया काम से। जगमोहन होठ सिकोड़कर बोला। मैं गया तो समझो तुम भी गए। नायक ने रिवॉल्वर का रुख दोनों की तरफ कर दिया। समझो कि मेरे साथ ही तुम दोनों की जिंदगियां जुड़ चुकी हैं। मुझे यहाँ से सही सलामत तुम लोग निकालोगे, नहीं तो तुम दोनों को शूट करके मैं पन्ना लाल नाम के कुत्ते से निपटूंगा। कहाँ से निकाले तुम्हें? यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है और वहां पन्ना लाल खड़ा है। जगमोहन बोला। तुम ही बता दो दूसरा रास्ता। अब यह काम तुम लोगों का है। नायक खतरनाक स्वर में गुर्राया। तभी बाहर से पन्ना लाल की आवाज और डोर बेल बजी। वह जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और फौरन कमरे के पीछे वाली खिड़की के करीब पहुंचा। खिड़की खोलकर नीचे झांका। चूंकि पहली मंजिल पर कमरा था, इसलिए जमीन सिर्फ 30-40 फीट नीचे थी। जयप्रकाश नायक, देवराज चौहान पलटकर बोला, तुम इस खिड़की से छलांग लगाकर जान बचा सकते हो तो बचा लो। नायक ने खिड़की पर निगाह मारी, फिर रिवॉल्वर हिलाकर बोला, हटो पीछे। तुम दोनों में से कोई बाहर की तरफ जाने की चेष्टा नहीं करेगा। यह मत सोचना कि मेरी निगाह खिड़की पर है। मेरी निगाह तुम दोनों पर ही जमी होगी। देवराज चौहान पीछे हट गया। नायक खिड़की के पास पहुंचा और नीचे झांका। अगले ही पल पलटकर दोनों को देखा। ठीक है, मैं यहां से निकल जाऊंगा। तुम दोनों एक बार फिर कान खोलकर सुन लो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस शहर को फौरन छोड़ दो। कहने के साथ ही दोनों पर निगाह रखे नायक खिड़की की चौखट पर चढ़ा और फिर बिना पल गवाए नीचे कूद गया। देवराज चौहान तुरंत खिड़की पर पहुंचा। नायक को उसने तेजी से एक तरफ भागते देखा। तब तक देखता रहा जब तक निगाहों से ओझल नहीं हो गया। गया? जगमोहन ने करीब आकर पूछा। हाँ, तुम दरवाजा खोलो। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। साला बहुत तेज निकला। बड़बड़ाता हुआ जगमोहन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके दिमाग में नायक की एक यही बात घूम रही थी कि घड़ी के साथ बहुत ही मोटी दौलत का मामला जुड़ा हुआ है। जगमोहन ने दरवाजा खोला। 3 आदमी धड़धड़ाते हुए भीतर प्रवेश कर आए। तीनों के हाथ जेबों में थे। कमरे में आते ही हाथ बाहर निकले तो उनमें रिवॉल्वर दबी थी। खूंखार से दिखने वाले तीनों व्यक्ति बिना कुछ कहे पूरा कमरा घूम गए। बाथ, टॉयलेट वगैरह सब कुछ, परंतु उन्हें नायक कहीं नहीं मिला। फिर तीनों खतरनाक दृष्टि से देवराज चौहान और जगमोहन को देखने लगे। नायक कहाँ है? वह इसी कमरे में आया था। देवराज चौहान ने उसे सख्त निगाहों से देखते हुए सिगरेट सुलगाई। कौन हो तुम? पन्ना लाल, उसने कठोर स्वर में कहा। पन्ना लाल 40 बरस का सख्त जान आदमी था। चेहरे पर चाकू का गहरा निशान, छोटे छोटे बाल, दरिंदगी का जैसे वह जीता जागता रूप था। जोरावर सिंह के आदमी हो? देवराज चौहान कुर्राया। हाँ, मैं कहता हूँ नायक, इस समय जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। देवराज चौहान दांत भींचकर कह उठा। तुम्हें कैसे पता चला कि नायक यहाँ आया है? हमारा आदमी तुम्हारी निगरानी पर था। मेरी निगरानी कर रहा था तुम लोगों का आदमी? देवराज चौहान खतरनाक लहजे में कह उठा। रिवॉल्वर जेब में डालो। तुम? पन्ना लाल ने कुछ कहना चाहा। सुना नहीं? मैंने कहा है रिवॉल्वर जेब में डालो। देवराज चौहान घायल शेर की भांति गुर्राया। पन्ना लाल ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा, फिर रिवॉल्वर जेब में डाल ली। दोनों ने भी रिवॉल्वरें जेब में डाल ली। जोरावर सिंह को फोन करो। क्या?
पन्नालाल ने असमंजसता से उसे देखा। वह सामने फोन रखा है। जोरावर सिंह वर्मा को फोन करो, उसका नंबर मिलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। देवराज चौहान कुर्राया। कर लेना बात, पहले मुझे नायक के बारे में। तभी देवराज चौहान उछला और उसका जोरदार घूंसा पन्नालाल के चेहरे पर पड़ा। पन्नालाल हल्की सी चीख के साथ नीचे जा गिरा। उसके दोनों साथियों ने रिवॉल्वर निकालनी चाहिए कि जगमोहन का खतरनाक स्वर सुनकर ठिठक गए। हिलना मत। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। वह दोनों वहीं ठिठक कर रह गए। नीचे गिरते ही पन्नालाल उछलकर खड़ा हुआ और सुर्ख निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। जो मैंने कहा है वही करो, देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए पन्नालाल आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। आधे मिनट भर बाद ही उसने देवराज चौहान की तरफ रिसीवर बढ़ाया। पन्नालाल की आंखों में देवराज चौहान के प्रति खुंदक भरी पड़ी थी, परंतु उस खुंदक में मजबूरी भी थी। वह अच्छी तरह जानता था देवराज चौहान कितना खतरनाक इंसान है, और इस समय हालात ऐसे नहीं थे कि देवराज चौहान की पीठ में गोली मार पाता। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिसीवर लिया। जोरावर सिंह। हाँ कहो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस समय मुझे फुर्सत नहीं है। 2 चक्कर मैं पहले ही तुम्हारे पास लगा चुका हूँ। जो कहना चाहते हो फोन पर कह दो। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। क्यों? मैं उसी का काम करता हूँ जो मुझ पर पूरा भरोसा करे। तुमने मुझे काम सौंपने के साथ साथ अपना आदमी भी मेरी निगरानी पर लगा दिया, जो कि सरासर गलत बात थी। अपना पैसा वापस ले लो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो? मैं? जोरावर सिंह, अब मैंने नाक कह दी तो नाक कह दी। तुम नहीं आ सकते तो तुम्हारा पैसा पन्नालाल को दे देता हूँ, जो इस वक्त मेरे पास खड़ा है। पन्नालाल तुम्हारे पास? यह पन्नालाल से ही पूछ लेना कि यहाँ क्यों आया। तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि तुम्हारे जाते ही नायक मेरे कमरे में घुस आया। उसके पास रिवॉल्वर थी। हमें रिवॉल्वर निकालने का उसने मौका नहीं दिया। वह वास्तव में काफी फुर्तीला इंसान है। उसने मुझे धमकी दी कि मैं यह शहर शाम तक छोड़ दूं। तभी तुम्हारे आदमी दरवाजा खटखटाने लगे और वह कमरे की पिछली खिड़की से कूदकर भाग गया। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे पास गया हूँ? जोरावर सिंह वर्मा की आवाज में जहान भर की हैरानी भर आई थी। वह तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब तुम मुझसे बात कर रहे थे, तब वह कमरे के दरवाजे के बाहर कान लगाए बातें सुन रहा था। वास्तव में हैरानी की बात है। तुम्हारा पैसा पन्नालाल को दे दूं? देखो देवराज चौहान, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते। मेरी कोई हरकत तुम्हें पसंद नहीं आई तो मुझसे कह दो, फिर ऐसा नहीं होगा। चाहो तो मैं रकम बढ़ा भी सकता हूँ। जोरावर सिंह, मेरी निगरानी के लिए तुमने अपना आदमी छोड़कर धंधे में बेईमानी की है, और बेईमान लोग मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा 5 लाख और नायक की जानकारी वाला लिफाफा मैं पन्नालाल को दे रहा हूँ, उससे ले लेना। मैं तुम्हारे लिए किसी भी कीमत पर काम नहीं करूँगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और पलटकर टेबल के पास पहुंचा। नायक की तस्वीर और जानकारी वाला कागज वापस लिफाफे में डाला और सूटकेस उठाकर पन्नालाल के करीब रखते हुए लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। ले जाओ और जोरावर सिंह को दे देना। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। पन्नालाल ने भीजे दांतों से सूटकेस उठाया और अपने दोनों आदमियों के साथ बाहर निकल गया। यह तुमने क्या किया? उनके जाते ही जगमोहन सिर पिटाकर बोला। वह 5 लाख की रकम खामखा वापस कर दी। ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं। तुम? मैंने जो किया ठीक किया, देवराज चौहान कश लेकर बोला। जोरावर सिंह खुद को ज्यादा अक्लमंद समझ रहा था। मुझे काम सौंपकर मेरी निगरानी पर आदमी लगा दिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसी धोखेबाजी मैं पसंद नहीं करता। लेकिन 5 लाख? जगमोहन ने कहना चाहा। भूल जाओ 5 लाख को। कैसे भूल जाऊं? जगमोहन सिर पिटा उठा। तुम्हारे असूलों की भेंट खामखा मेरे 5 लाख चढ़ गए। बैठे बिठाए रकम हाथ लगी, वह भी चली गई। जगमोहन के चेहरे पर क्रोध के गहरे निशान स्पष्ट झलक रहे थे। देवराज चौहान कुछ न बोला और गहरी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो? उसे खामोश पाकर आखिरकार जगमोहन ने पूछा। नायक के बारे में सोच रहा था।
देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। बहुत खतरनाक और तेज इंसान है। कलाई पर घड़ी बांधकर घूम रहा है, परंतु किसी को छीनने नहीं दे रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस घड़ी में है क्या। तुमने सुना नहीं? नायक कह रहा था वह बहुत ही मोटी दौलत का मामला है। जगमोहन जल्दी से बोला, हम देखेंगे कि घड़ी में क्या है। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? जोरावर सिंह सोचेगा कि हमने इसलिए उसके 5 लाख वापस कर दिए ताकि नायक की घड़ी हम खुद पा सके। वह हमें धोखेबाज समझेगा। वह ही क्या, यह बात जो भी सुनेगा हमें गलत कहेगा। हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या, कोई कुछ भी सोचता रहे। जगमोहन मुंह बनाकर बोला, इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। अंडरवर्ल्ड में जो छवि बनाई है वह खराब हो जाएगी। भविष्य में कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए इस मामले में हम हाथ नहीं डालेंगे। जगमोहन देवराज चौहान की बात से सहमत नजर आया। तुम यूं ही पीछे हट रहे हो सकता है इस रगड़े में हमें हद से ज्यादा मोटी रकम की प्राप्ति हो जाए। मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। खामोश रहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। देवराज चौहान ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। इस मामले को खत्म ही समझो। जोरावर सिंह ने हमें काम के पैसे दिए, हमने पैसे लौटा दिए। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। दांत पीसते हुए जगमोहन व्याकुलता से कमरे में चहलकदमी करने लगा। देवराज चौहान समझ गया कि घंटा भर अब जगमोहन की यही हालत रहेगी। उसकी किटकिट से बचने के लिए देवराज चौहान टहलने के ख्याल से बाहर निकल गया। आधा घंटा टहलने के पश्चात देवराज चौहान वापस होटल की तरफ आ पहुंचा। वह बेहद सामान्य था। अपने दिलो दिमाग से जोरावर सिंह, नायक या उसकी घड़ी को निकाल चुका था। इस काम में जाती तौर पर हाथ डालना जोरावर सिंह के प्रति बेईमानी ही समझी जाती। देवराज चौहान होटल से 100 गज दूर ही था कि एकाएक ठिठक गया। उसने फौरन गर्दन घुमाकर आसपास देखा। 6 थे वह, 6 के 6 खतरनाक। 6 में से एक पन्ना लाल भी था। उनके चेहरों पर दरिंदगी से भरे भाव मौजूद थे। सबके हाथ जेबों में थे और धीरे धीरे उसे घेरते जा रहे थे। देवराज चौहान वहीं का वहीं खड़ा रह गया। पल में ही समझ गया कि इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वैसे भी उन सबके हाथ जेबों में मौजूद रिवॉल्वरों पर थे, जो कि रिवॉल्वरों सहित कभी भी बाहर आ सकते थे। चंद ही पलों में वह सब करीब ही 4 फीट का घेरा बनाकर आ खड़े हुए। देवराज चौहान की खतरनाक निगाह पन्ना लाल पर जा टिकी। पन्ना लाल? देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। हम लोगों के बीच सारे हिसाब खत्म हो चुके हैं। फिर इस बात का मतलब? पन्ना लाल कुर्राया, फिर दरिंदगी सी भरी हंसी हंसकर बोला, सिर्फ तुम्हारे बंद कर देने से हिसाब बंद नहीं हो सकता देवराज। बंद की सील पर हमारे नाम की मुहर लगनी भी जरूरी है। तुमने जोरावर सिंह के साथ मिलकर खाता खोला था। तुम्हारे इनकार से खाता बंद नहीं होगा। खाता जोरावर सिंह ही बंद करेगा। कुछ ऐसा ही जोरावर सिंह का उसूल है। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से उसकी आंखों में झांका। चलो, पन्ना लाल भिंचे दांतों से बोला। कहाँ? देवराज चौहान के जबाड़ों में कसाव आ गया। वहां, उस कार तक। पन्ना लाल ने सड़क पार काले रंग की विदेशी कार की तरफ इशारा किया। बाकी बातें वहां होंगी। देवराज चौहान ने कार पर निगाह मारी। चलो। पन्ना लाल किसी भेड़िए के समान गुर्रा पड़ा। देवराज चौहान ने 6 के 6 को मौत की सी निगाहों से देखा। फिर उसके कदम धीरे धीरे कार की तरफ बढ़े। 6 ने उसे सावधानी से घेरा हुआ था। देवराज चौहान, पन्ना लाल एकाएक वहशी स्वर में बोल पड़ा, तुमने मेरे चेहरे पर घूंसा मारा था, याद है ना? याद है। देवराज चौहान मौत के से स्वर में बोला। पन्ना लाल को उंगली भी लगा देना बहुत बड़ी बात है, और तुमने घूंसा मार दिया। ऐसे इंसानों को सिर्फ मौत ही मिलती है। तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैं अब मरने जा रहा हूँ? कह नहीं सकता कि अब तुम्हारा क्या होगा, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो घूंसा तुमने मुझे मारा था उसका हिसाब किताब तो मैं ब्याह सहित ही वसूल करूंगा। किसी का उधार रखने की मुझे आदत नहीं है। तब तक वह सब कार तक जा पहुंचे थे। काली विदेशी कार पर काले रंग के शीशे चढ़े हुए थे।
वह शीशे की भांति चमक रही थी। उसी समय कार की पीछे वाली खिड़की का शीशा हिला और धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। देवराज चौहान के होठ निच गए। आंखें सरकते शीशे पर स्थिर थी। चंद ही पलों में शीशा पूरा नीचे सरक गया। कार की पिछली सीट पर सफेद कपड़े पहने, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए 35 वर्षीय व्यक्ति मौजूद था। काले चश्मे के कारण उसकी आंखों की पुतलियां नजर नहीं आ रही थी। देवराज चौहान अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरने लगा। उसने आंखों पर चढ़ा काला चश्मा उतारा और आंखों को मलते हुए बेहद शांत लहजे में बोला, मुझे जानते हो? मैंने आज से पहले तुम्हारा थोबड़ा कभी नहीं देखा। देवराज चौहान के जवाब पर जबड़ों में कसाव भर आया। मुझे महेंद्र सिंह कहते हैं, जोरावर सिंह का छोटा भाई हूँ। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो गया। धंधों को जोरावर सिंह संभालता है और आदमियों को मैं। तो तुम मुझे संभालने आए हो? हाँ। महेंद्र सिंह के होठों से एकाएक गुर्राहट निकली। तुम्हारे घर का राज नहीं है कि जब चाहा सौदा किया, जब चाहा तोड़ दिया। बेईमानी के सौदे में ईमानदारी की सख्त जरूरत होती है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम्हारे भाई ने मेरी निगरानी पर आदमी लगाकर मेरे साथ धोखेबाजी की है। सब चलता है, तुम्हारी भाषा में सब चलता है, तो फिर मेरे द्वारा सौदा तोड़ने में तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान ने कटुता भरे स्वर में कहा। ऐतराज इसलिए है, यहाँ हमारी चलती है और हमारी ही चलेगी। तुम जैसे देवराज चौहान हमने बहुत देखे हैं। इसे इनकार करने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। शायद यह बात तुम्हें मालूम नहीं थी। महेंद्र सिंह खतरनाक निगाहों से उसे देख रहा था। तेरे जैसे इंसान को सबक सिखाना जरूरी है। सबक के तौर पर लगातार 3 दिन मेरे आदमी तेरी और तेरे दोस्त की जमकर पिटाई करेंगे, ताकि तुझे इस बात का एहसास रहे कि तू ही सब कुछ नहीं है। याद रखना, आज पहला दिन है। पन्ना लाल साले को इतना मारो कि रात भर दर्द के कारण सो न सके। महेंद्र सिंह के कहने की देर थी कि पन्ना लाल अपने साथियों के साथ देवराज चौहान पर टूट पड़ा। देवराज चौहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 1.5-2 मिनट तक धड़ाधड़ देवराज चौहान की दमखम के साथ पिटाई होती रही। लात घूंसे उसके जिस्म से वेग के साथ टकराते रहे। इतने कम समय में ही देवराज चौहान की ऐसी ठुकाई हुई कि उसके पूरे जिस्म में दर्द भर गई। आखिरकार वह औंधे मुंह नीचे जा गिरा। देवराज चौहान। देवराज चौहान के कानों में महेंद्र सिंह का स्वर टकराया। अभी हमारी ऐसी ही 2 मुलाकातें बाकी हैं। दूसरी मुलाकात कल होगी। इसके साथ ही महेंद्र सिंह की विदेशी कार तेजी से आगे फिसल गई। देवराज चौहान सड़क के किनारे जमीन पर पड़ा था। कारों के जाते ही उसने खुद को संभाला, पूरी शक्ति इकट्ठी करके खड़ा हो गया। सारे जिस्म में पीड़ा भरी पड़ी थी। जिस्म के हर हिस्से में दर्द की लहरें उठ रही थी। होठों से करार न निकले, इसके लिए उसने अपने होठ सख्ती से भींच रखे थे। कपड़े कई जगह से फट गए थे। एक आंख में हल्की सी सूजन आ गई थी। कुल मिलाकर उसकी हालत वास्तव में खस्ता कर दी गई थी। देवराज चौहान किसी तरह होटल के कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुला पड़ा था। वह भीतर प्रवेश कर गया। शरीर से बेइंतहा दर्द की लहरें उठ रही थी। पीठ पर तगड़ी ठोकरें पड़ी थी, जिसके कारण खरोंचे और खून उभर आया था। दरवाजा बंद करके देवराज चौहान ने कमरे में निगाहें दौड़ाई। जगमोहन कहीं भी नजर न आया। सोफा और बेड खाली थे। मन ही मन उसे हैरानी हुई कि इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर जगमोहन कहाँ चला गया। देवराज चौहान बाथरूम में पहुंचा। शीशे में अपना चेहरा देखा, जो चोटों और खरोचों से भरा पड़ा था। बाईं आंख में जरा सी सूजन आ गई थी। उसे अच्छी तरह याद था कि यहाँ पर पन्ना लाल का जोरदार खूंसा पड़ा था। बाथरूम में कपड़े उतारकर उसने हाथ मुंह धोया, फिर बाहर आकर दूसरे कपड़े पहने। ऐसी कोई चोट नहीं थी जिस पर दवा लगाने की जरूरत महसूस होती। सिगरेट सुलगाकर वह सोफे पर बैठने जा रहा था कि एकाएक ठिठक गया। लंबे सोफे के पीछे से उसे नंगे पांव झलकते दिखाई दिए। देवराज चौहान फौरन सोफे के पीछे पहुंचा। पीछे का नजारा देखते ही वह ठगा सा रह गया। वहां जगमोहन बेहोश पड़ा था। कपड़े फटे हुए थे। बदन पर चोटों के निशान झलक रहे थे। स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसकी भी तगड़ी ठुकाई की गई है।
देवराज चौहान जगमोहन को होश में लाया। जगमोहन ने भी पीड़ा में कराहते हुए अपने हुलिये को दुरुस्त किया। फटे कपड़े उतारकर दूसरे पहने। उसकी ठुकाई भी ऐसे की गई थी कि दवा की जरूरत महसूस न हो और सारा शरीर पीड़ा से झंझनाता रहे। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर कहना शुरू किया। वह चार थे। पन्नालाल, दो आदमी। चौथे का नाम महेंद्र सिंह था और खुद को जोरावर सिंह का छोटा भाई बता रहा था। पहले उन्होंने तुम्हें पूछा। जब तुम नहीं मिले तो महेंद्र सिंह के इशारे पर उन्होंने मेरी धुनाई शुरू कर दी। साले मारने में बहुत एक्सपर्ट थे। देख ही रहे हो, चोट का एक आध निशान है, परंतु मेरे शरीर की क्या हालत है यह मैं ही जानता हूँ। क्षण भर ठिठक कर जगमोहन ने कश लिया, फिर बोला, तुम्हें भी उन्हीं लोगों ने मारा है? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। होटल से फासले पर उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं लापरवाह था, इसलिए संभलने का मौका न मिला। महेंद्र सिंह कह रहा था कि हम लोगों ने जोरावर सिंह से सौदा करके तोड़ा है, इसलिए सजा के तौर पर ऐसी ही तगड़ी ठुकाई 3 दिन लगातार की जाएगी। वह कल फिर आने को कह गया है। हरामजादा बड़ा कमीना इंसान लगा है मुझे। देखना, कल वह पक्का आएगा। खामखा बात बढ़ेगी, जो कि मैं बढ़ाना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि हमें यह होटल छोड़कर कोई दूसरा होटल ढूंढ लेना चाहिए। डर कर? देवराज चौहान के जबाड़ों में कसाव भर आया। तुम अच्छी तरह जानते हो जगमोहन, मैं डरता नहीं। मैं खामखा झगड़ा नहीं करना चाहता। झगड़ा होने पर पुलिस का ध्यान हम तक जाएगा। पुलिस को मालूम होने की देर है कि देवराज चौहान और जगमोहन इस शहर में हैं। फिर देखना, वह अपने सारे काम छोड़कर हमारे पीछे पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि हम शोर शराबा न होने दें। तभी कॉल बेल बजी। मैं देखता हूँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान उठा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? दरवाजा खोलो, तुम्हारे काम का आदमी हूं। क्या मतलब? खोलो तो मतलब भी समझ में आ जाएगा। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। उसने एक निगाह जगमोहन पर डाली, फिर रिवॉल्वर को सावधानी से पकड़े लॉक हटाकर थोड़ा सा दरवाजा खोला तो बाहर ठिगने से कद का, घटिया से कपड़े पहने 40 बरस का आदमी दिखाई पड़ा, जिसने सिर पर पी कैप पहन रखी थी। क्या है? देवराज चौहान ने उसे घूरा। अंदर तो आने दो भैया जी, फिर बात करेंगे। मैं खाली हाथ हूँ। तुमने रिवॉल्वर थाम रखी है, फिर डरते क्यों हो? उस ठिगने गंदे से व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, जबकि उसे रिवॉल्वर नजर नहीं आई थी। वैसे भी देवराज चौहान हस्ती को मुझ जैसे मामूली इंसान से डरना नहीं चाहिए। देवराज चौहान ने मन ही मन गहरी सांस ली। यह साला भी उनके बारे में जानता है। जो बात वह नहीं चाहता था वही होती जा रही है। धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानते जा रहे थे। आओ। देवराज चौहान ने दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। वह भीतर आया तो देवराज चौहान ने दरवाजा बंद करके उस पर रिवॉल्वर तान दी। निहत्थे पर रिवॉल्वर नहीं तानते देवराज चौहान। वह मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है कि मैं रिवॉल्वर जेब में रखूं और तुम अपने निकाल लो? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। यह तो बात की बात है कि तुम्हारा क्या इरादा है। देवराज चौहान दांत भींचकर कह उठा। फिलहाल तुम अपने बारे में बोलो, अपने आने के बारे में बोलो। भैया जी, वह सिर हिलाकर बोला। जब महेंद्र सिंह के इशारे पर पन्ना लाल और उसके दोनों आदमियों ने तुम्हें मारना शुरू किया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। देवराज चौहान जैसी हस्ती की ठुकाई मामूली से आदमी कर रहे हैं। उस समय मेरी जगह कोई भी होता तो वह भी इसी तरह मार खाता रहता। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। जैसे क्या तुम मुझे यही बताने यहाँ आए हो? नहीं, मैं तो यह राय देने आया हूँ। तुम फौरन इस होटल को छोड़कर किसी दूसरी जगह सुरक्षित चले जाओ। महेंद्र सिंह बड़ा कमीना आदमी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। इस शहर में उसकी चलती है, वह कुछ भी कर सकता है, करा सकता है। यहाँ पर महेंद्र सिंह पर वही कहावत लागू होती है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यह जुदा बात है कि वह लोग लाख कोशिशों के बाद नायक पर काबू नहीं पा सके। दरअसल नायक मिलिट्री प्रशिक्षण प्राप्त है, कोई आम इंसान नहीं कि उसकी गर्दन पकड़कर अपने ढंग से घुमा दिया जाए। देवराज चौहान ने आंख सिकोड़कर उसे देखा। जगमोहन भी मन ही मन सतर्क हो गया। तुम हो कौन? जवाब में उसने जेब में हाथ डाला और अपना कार्ड निकालकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया।
देवराज चौहान ने फौरन कार्ड थामकर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब से भाव व्याप्त होते चले गए। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर। तुम? देवराज चौहान ने चौंक कर उसे देखा। पुलिस में हो? पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, कहने के साथ ही इंस्पेक्टर वानखेड़े ने उसके हाथ से कार्ड लिया और वापस अपनी जेब में डाल लिया। मेरे कपड़ों पर मत जाना। मेरे पहनावे से मेरी बीवी भी अक्सर परेशान रहती है कि घर में इतने बढ़िया कपड़े होने पर भी मैं पुराने कपड़े क्यों पहनता हूँ। उसका भी कोई कसूर नहीं, मेरी अपनी मजबूरी है, पुरानी आदत है जो छूटती नहीं। खैर छोड़ो, वैसे तुमने अच्छा ही किया जोरावर सिंह वर्मा के लिए काम न करके। यह दोनों भाई ठीक नहीं हैं, अपने आप को खलीफा समझते हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे यह नायक से घड़ी प्राप्त करते हैं। देवराज चौहान ने अजीब सी निगाहों से वानखेड़े को देखा। तुम सब कुछ कैसे जानते हो? मैंने अपने आदमी फैला रखे हैं। वानखेड़े मुस्कुराया। वही मुझे खबरें देते हैं। तुम्हारे आदमी जोरावर सिंह के गैंग में भी हैं? हाँ, हर जगह हैं। मैं जब भी जिस काम में हाथ डालता हूँ तो उस काम के बारे में पूरी खबरें मुझे मिलती रहती हैं। सिर्फ तुम्हारे बारे में उसी समय जाना जब तुम्हारी ठुकाई होते देखी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तो तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी मर्जी। क्या मतलब? देवराज चौहान ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने जेब से विल्स का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई और लगातार 2 कश लेकर धुआं उगलते हुए शांत स्वर में बोला। मेरी निगाह में तुम खतरनाक अपराधी नहीं हो। बेशक तुम कानून तोड़ते हो, परंतु कानून को 90% इंसान तोड़ते हैं। आज तक तुमने क्या किया? डकैतियां डाली, हाईजैक किया, 2-4 को इन हादसों के दौरान मार भी दिया हो तो जुदा बात है। मेरी निगाहों में खतरनाक अपराधी वह है जो समाज के लिए, आम लोगों के लिए घातक बन जाए। बस यही कारण था कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। अब जोरावर सिंह वर्मा, महेंद्र सिंह वर्मा को ही लो। मेरी निगाहों में यह लोग खतरनाक हैं क्योंकि शहर भर में आतंक मचाए घूम रहे हैं। जिसकी मुंडी चाहे पकड़ लेते हैं। सरकार के कानून की इन्हें जरा भी परवाह नहीं। हर कोई इनसे परेशान है। देवराज चौहान इंस्पेक्टर वानखेड़े को देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। इसके ख्यालात तो साधु महात्माओं जैसे हैं। जगमोहन व्यंग से बोला। वानखेड़े साहब, आपको तो हिमालय की चोटी पर होना चाहिए था। जवाब में वानखेड़े मुस्कुराकर रह गया। क्या सोच रहे हो? वानखेड़े देवराज चौहान से बोला। रुको मत। जोरावर सिंह वर्मा के आदमी तुम्हारे लिए इस होटल के बाहर खड़े हैं। अपना रास्ता खुद बनाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं महेंद्र सिंह को अच्छी तरह जानता हूँ। वह आदतन बखेड़ा फैलाने वाला आदमी है। बखेड़ा फैला तो पुलिस की निगाह तुम तक जाएगी। तब या तो तुम पुलिस की गिरफ्त में होंगे या फिर इस शहर से तुम्हें भागना पड़ेगा। बेहतर होगा अगर यह सब नहीं हो तो। शुक्रिया। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारी सलाह पर मैं अभी यह होटल छोड़ देता हूँ। वैसे मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? कोई खास वजह नहीं है, यूं ही। जोरावर सिंह महेंद्र सिंह को मैं तगड़े सबूतों सहित पकड़कर जेल में ठूसना चाहता हूँ। देर सवेर ये मेरे हत्थे चढ़ेंगे ही, परंतु तुम्हारे बीच में आ जाने से मेरे काम में अड़चन आ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें इन दोनों भाइयों से दूर कर देना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। नायक की घड़ी में क्या है वानखेड़े? देवराज चौहान ने पूछा। यह तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जाहिर है कुछ बहुत ही खास होगा। वानखेड़े ने सिर हिलाकर कहा। तभी तो वह भागा फिर रहा है। खैर छोड़ो, तुम दोनों कब इस होटल से जा रहे हो? अभी कुछ ही देर में। बचकर निकलना। बाहर खड़े महेंद्र सिंह के आदमियों की निगाह में न आना। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने देवराज चौहान और जगमोहन पर निगाह मारी, फिर पलटकर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। शाम के 8 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन शहर के गंदे से इलाके में स्थित होटल में मौजूद थे। दोनों के जिस्म दर्द से भरे पड़े थे। देवराज चौहान की आंख की सूजन अब पहले की अपेक्षा कम थी। मेरे ख्याल से हमें होटल छोड़ते किसी ने नहीं देखा, जगमोहन बोला। शायद। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। एक बात तो बताओ। जगमोहन जिस्म से उठती टीसों पर हाथ फेरता हुआ बोला। क्या? इस हरामी महेंद्र सिंह ने हम दोनों को बुरी तरह पिटवाया। इतनी मार खाने के बाद भी
तुम उसे कुछ नहीं कहोगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? जगमोहन कुड़कर बोला। मैं खामखा का दंगा फसाद नहीं करना चाहता। कमाल है कि तुम जैसा इंसान मार खाकर चुपचाप बैठ जाए। जगमोहन दांत पीसकर कह उठा। लेकिन याद रखना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जिस्मानी हालत ठीक होने दो, फिर देखना उस महेंद्र की हालत। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे जगमोहन। क्यों नहीं करूंगा? सालों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश। जो हुआ सो हुआ। तुम इस मामले में कोई कदम नहीं उठाओगे। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए सख्त स्वर में कहा। जगमोहन ने मुंह घुमा लिया, परंतु उसके चेहरे से यही लग रहा था कि इस मामले से वह पीछे नहीं हटने वाला। महेंद्र सिंह को नहीं छोड़ेगा। मुझे भूख लगी है। कुछ देर बाद जगमोहन बोला। सुबह से कुछ नहीं खाया। इस घटिया और छोटे से होटल में खाने का इंतजाम नहीं होगा। छोकरे को टिप देकर खाना बाहर से मंगवाना होगा। मेरी आंख में थोड़ी सी सूजन है। तुम ही बाहर जाकर छोकरे से खाने के लिए कह दो। मुझे दर्द हो रहा है, मैं आराम करना। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर वाला हाथ पीछे कर लिया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और खामोशी से दरवाजा खोल दिया। आने वाला फटीचर टाइप का आदमी इस होटल का काउंटर क्लर्क था। आपका फोन है। मेरा? देवराज चौहान ने मन ही मन हैरानी से कहा। हाँ, कहते हुए वह पलटा। जल्दी आइए, यहाँ एक ही फोन है, रिसीवर अलग रखा हुआ है, लाइन कट भी सकती है। देवराज चौहान बिना कुछ कहे उसके साथ ही चल पड़ा। काउंटर पर पहुंचकर उसने रिसीवर उठाया। होटल में चारों तरफ गंदगी का बोलबाला था। वैसे छिपने के लिहाज से यह अच्छी जगह थी। हेलो, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, पहचाना? तुम? उसकी आवाज सुनते ही देवराज चौहान चौंका, परंतु अगले ही पल संभल गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो? जानकारी रखना ही तो मेरा पेशा है। कैसे हो? होटल पसंद आया? वानखेड़े का स्वर सदा की भांति शांत था। फोन क्यों किया? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान ने पूछा। भैया जी, एक छोटा सा काम आन फंसा है जिसे तुम ही ठीक कर सकते हो। क्या? नायक की तो याद ही होगी। हाँ। क्यों? नायक इस समय जोरावर सिंह वर्मा के आदमियों के बीच बुरी तरह घिर गया है। मैं अगर बीच में आता हूँ तो दो बातें हैं। एक तो यह कि यह मामला सरकारी बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं जोरावर सिंह की निगाह में आ जाऊंगा, और ऐसा भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जोरावर सिंह और उसके भाई को किसी खास मौके पर पकड़ना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानो तो उस जगह पहुंचकर नायक की हेल्प कर दो। जहां तक मुझे लगता है, इस बार जोरावर सिंह के आदमियों ने उसे तगड़ा घेरा है। शायद वह न बच सके। वानखेड़े की आवाज आई। मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? भैया जी, रिक्वेस्ट है। मानो तो भला, न मानो तो भला। मैंने तुम्हें और जगमोहन को गिरफ्तार नहीं किया। मेरी इसी बात का कर्ज उतार दो। तुम्हें नायक में क्या दिलचस्पी है? वही जो तुम में और जगमोहन में थी, कि अभी तक आजाद घूम रहे हो। मानवता के नाते मैं नायक की सहायता करना चाहता हूँ। वह अच्छा इंसान है। वानखेड़े, देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। मैंने आज से पहले तुम जैसा पुलिस वाला नहीं देखा, जो दूसरे के फटे में खामखा टांग अड़ाता फिरे। लगता है खुद के आदमी हो तुम। जवाब में सिर्फ वानखेड़े की हंसी ही सुनाई दी। कहाँ पर है इस समय नायक? ध्यान से सुनो। उसके बाद वानखेड़े ने नायक की स्थिति बताई। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? देवराज चौहान ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का। ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और यह काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुमने हम पर मेहरबानी की है कि हमारे बारे में जानते हुए भी हमें गिरफ्तार नहीं किया। देवराज चौहान ने कहा। चलो, जैसे भी सही, तुमने मेरा कहना माना तो? वानखेड़े की आवाज में हंसी थी। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। हैरत की बात थी कि जगमोहन ने आदत के मुताबिक नायक को बचाने पर कोई ऐतराज नहीं उठाया और देवराज चौहान के साथ चल पड़ा। दरअसल जगमोहन के मस्तिष्क में नायक की घड़ी घूम रही थी। वह सोच रहा था कि शायद इसी भागदौड़ में नायक की घड़ी हाथ लग जाए। वानखेड़े ने जो पता बताया था,
टैक्सी छोड़कर जब वह नीचे उतरे तो आसानी से वह मकान मिल गया। घनी आबादी के बीच वह मकान था। अभी वह मकान से कुछ दूर ही थे कि अंधेरे में से निकलकर वानखेड़े सामने आ गया। उसे देखते ही वह दोनों ठिठके। सावधानी से आगे जाओ, मकान को हर तरफ से जोरावर सिंह के आदमियों ने घेर रखा है। नायक बेवकूफ़ी कर बैठा है। मकान में घुसकर उसे फौरन दूसरी तरफ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसने मकान को सुरक्षित समझा, वहीं बैठा रहा। अब बुरी तरह घिर चुका है। शुरू में सिर्फ 4 आदमी उसके पीछे थे और अब तक उन 4 ने 15 को और बुला लिया है। 20 आदमी हैं जिन्होंने मकान को घेरा हुआ था। अब वह जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे। कितनी देर हो गई नायक को मकान में घुसे? देवराज ने पूछा। तकरीबन 1 घंटा, वानखेड़े ने गंभीरता से कहा। अगर हम मकान में जाना चाहें तो? नहीं जा सकते। जोरावर सिंह के आदमी तुम लोगों को पकड़ लेंगे। सख्त घेरा डाल रखा है उन्होंने। उनके इरादे भी मजबूत नजर आ रहे हैं। यानी कि इनसे टकराना लाजमी है। हाँ, अब तुम सोचो 20 आदमियों से कैसे टकराया जा सकता है। 2 रिवॉल्वरों में 12 गोलियां होती हैं। जगमोहन बोला। अगर हर गोली निशाने पर भी लगे तो भी 12 मरे। बाकी के 8 फिर भी बचते हैं, जो कि हमें भून कर रख देंगे। हमारे पास फालतू राउंड भी नहीं है, यानी हम 2 इतने सारे लोगों से नहीं टकरा सकते। जगमोहन ठीक कह रहा है वानखेड़े, हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। 2 रिवॉल्वरों के सहारे इतने लोगों से नहीं टकराया जा सकता। मैं जानता था तुम लोगों के पास पर्याप्त हथियार नहीं होगा, तभी तो मैं यहाँ खड़ा तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा और हाथ उठाकर इशारा किया। अंधेरे में से एक आदमी निकलकर उनके पास आया। उसने हाथ में थैला थाम रखा था। थैला लेकर वानखेड़े ने उसे चलता कर दिया। यह लो। वानखेड़े ने थैला देवराज चौहान की तरफ बढ़ाया। इसमें हैंड ग्रेनेड है। इनके दम पर तुम इन लोगों का घेरा तोड़कर नायक को यहाँ से निकाल सकते हो। देवराज चौहान ने थैला थाम लिया। वह सामने मकान है, दाईं तरफ सफेद रंग का। मकान के दाएं बाएं तो मकानों की कतार है। मकान के आगे यह सड़क है जहां हम खड़े हैं। पीछे गली है। बस 20 आदमी मकान के आगे पीछे फैले हैं। 2 छत पर हैं। संभालो अब सारा मामला। अगर तुम दोनों ने नायक को यहाँ से बचाकर निकाल दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। इतना कहते ही वानखेड़े पलटा और अंधेरे में खो गया। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला, बहुत अजीब आदमी है। देवराज चौहान की निगाहें सफेद मकान को घूर रही थी। जगमोहन, हाँ, वह लोग अंधेरे में छिपे पड़े हैं। जब तक हमें उनकी स्थिति के बारे में मालूम नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। देवराज चौहान ने कहा। उनकी स्थिति के बारे में मालूम कैसे होगा? फायर करके उन्हें उनकी छिपी जगह से बाहर निकालना होगा। वह भी फायर के जवाब में फायर करेंगे, जो कि हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हमें गोलियां कम चलानी है और उन्हें ज़्यादा चलाने देनी है, समझे? हमें उनकी स्थिति के बारे में जानना है। फायरों के दम पर उनसे टक्कर नहीं लेनी। जगमोहन ने सिर हिलाया। तुम इसी समय कुछ आगे जाकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर लो। मैं सड़क पार करके किसी जगह की तलाश कर लेता हूँ। तुम तब तक एक्शन में नहीं आओगे जब तक मैं शुरुआत न करूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने थैले के बीच हाथ डाला। 12 हैंड ग्रेनेड थे। 6 उसने अपने कपड़ों में किसी तरह छिपा लिए और 6 का थैला उसने जगमोहन को थमा दिया। सीमेंट के थंब की ओट में खड़े देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। फायर के तेज धमाके के साथ रिवॉल्वर की नाल से शोला निकला और कुछ दूर फुटपाथ पर टहल रहे आदमी के कंधे में जा धंसा। गोली लगते ही वह चीख कर उछला और गिरकर तड़पने लगा। वह आदमी पिछले 2 मिनट से देवराज चौहान की निगाह में था, जो कि जेब में हाथ डाले फुटपाथ पर टहले जा रहा था और उसकी निगाह सामने सफेद मकान पर ही थी। यकीनन वह जोरावर सिंह वर्मा का ही आदमी था और जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर उसका हाथ बराबर टिका हुआ था। फायर के बाद 2 क्षणों तक शांति रही। सिर्फ उस घायल व्यक्ति की चीखें गूंजती रही। फिर जैसे एकाएक गोलियों का तूफान उठ खड़ा हुआ हो। एक साथ कई फायर देवराज की तरफ लपके और सीमेंट के मोटे खंबे से टकराकर रह गए। 2 पल भी न बीते होंगे कि पुनः फायर हुए
और सीमेंट के खंबे से टकराए। तभी गोली चली, साथ ही किसी की चीख गूंजी। देवराज चौहान समझ गया कि यह फायर जगमोहन ने किया है और उसका निशाना भी ठीक लगा है। दुश्मन का एक और आदमी घायल हो चुका है। चंद पल ही बीते होंगे कि ओट में छिपे देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल पीछे करके ट्रिगर दबा दिया। गोली निकली, परंतु किसी को नहीं लगी। जवाब में पहले की भांति बारी बारी कई फायर उसकी तरफ बढ़े। देवराज चौहान सीमेंट के खंबे के पीछे सिमटा खड़ा रहा। कई क्षण बीत गए, इक्का दुक्का फायर ही उसकी तरफ आया। तभी देवराज चौहान की निगाह अपने बाईं तरफ स्थिर हो गई। कोई एक था जो हौसला करके अंधेरे में छिपता छिपाता उसके सामने की तरफ आने की चेष्टा कर रहा था। देवराज चौहान के होठ मिंच गए, गले से गुर्राहट सी निकली और रिवॉल्वर सीधी करके निशाना बांधा, फिर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उसकी छाती में लगी। वह उछला और नीचे जा गिरा। एक बार फिर वातावरण में चीखें गूंज उठी। जवाब में कई गोलियां उसकी तरफ बढ़ी और सीमेंट के खंबे से टकराकर रह गई। तभी कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। देवराज चौहान के दांत सख्ती के साथ भिंच गए। वह समझ गया कि जगमोहन ने उन लोगों की स्थिति भांपकर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। अब समय कम था। ग्रेनेड के धमाकों के पश्चात पुलिस का आना वहां फौरन लाजमी था। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। किसी का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं था। ग्रेनेड ने उन लोगों का ध्यान बांट दिया था। उसे 2-3 सड़क पर दिखाई दिए, जो शायद ग्रेनेड के फटने के कारण घबराकर अपनी जगह से बाहर आ गए थे। जहां पर ग्रेनेड फटा था, वहां आसपास काफी बड़े घेरे में धुआं ही धुआं फैला हुआ था। देवराज चौहान ने मन ही मन हिसाब लगाया था कि 3-4 ग्रेनेड और फटने पर वहां इतना धुआं फैल जाएगा कि वह आसानी से बिना किसी की निगाह में आए प्रवेश कर सकता था। देवराज चौहान ने कमीज में हाथ डालकर ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन खींची और ग्रेनेड को सड़क पर घबराए से खड़े जोरावर सिंह के आदमियों की तरफ उछाल दिया। ग्रेनेड फटते ही वहां गहरा धुआं फैल गया। उन आदमियों का क्या हुआ यह तो मालूम नहीं हो सका, परंतु 2-3 चीखें उसके कानों में अवश्य पड़ी। दूसरी तरफ से जगमोहन ने ग्रेनेड फेंका। निशाना वहां फैले जोरावर सिंह के आदमी थे। ग्रेनेड के कारण उन लोगों में घबराहट फैल चुकी थी। अपनी अपनी जगहों को छोड़कर वह लोग बाहर निकलकर भागने लगे थे। कुछ ही मिनटों में वहां 5 ग्रेनेड फेंके जा चुके थे। हर तरफ गहरा धुआं फैल चुका था। रास्ता साफ था। देवराज चौहान अपनी जगह से हिला और गोली की सी रफ्तार से सफेद मकान की तरफ दौड़ा। 2 पलों में ही वह मकान के खुले गेट पर था। तभी उसकी निगाह मकान की छत पर पड़ी। वानखेड़े के शब्द उसे ध्यान में आ गए कि 2 आदमी छत पर भी हैं। वह ठिठका। उसके ठिठकने का कारण था छत से झांकता सिर। देवराज चौहान को लगा कहीं वह गोली न चला दे। उसी पल उसने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर सीधी की और गोली चला दी, जो कि उसकी खोपड़ी में जा लगी। देवराज चौहान मकान के सदर द्वार पर जा पहुंचा। सदर द्वार बंद था। देवराज चौहान ने आसपास की खिड़कियों को चेक किया, सब बंद थी। उसने रिवॉल्वर की नाल मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा और भीतर हाथ डालकर सिटिकनी खोलकर पट्टों को खोला और भीतर प्रवेश कर गया। यह उस छोटे से मकान का ड्राइंग रूम था। जयप्रकाश नायक, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला, मैं तुम्हें जोरावर सिंह वर्मा के आदमियों से बचाने के लिए आया हूँ। मेरी आवाज तुमने पहचान ही ली होगी। मुझ पर गोली मत चलाना और जहां भी हो सामने आ जाओ। वक्त कम है, पुलिस यहाँ आने ही वाली होगी। 2 पल भी न बीते होंगे कि ड्राइंग रूम के साथ सटे दरवाजे को खोलकर नायक बाहर निकला। नायक का चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। जहां पर खूंखारता पूर्ण भाव विद्यमान थे, वह दरिंदा लग रहा था। अपनी हिफाजत के लिए उसने 35 बरस के शरीफ से नजर आने वाले व्यक्ति को ढाल बना रखा था, जो कि भय से कांपे जा रहा था। दोनों की निगाहें मिली। मुझ पर भरोसा करना, देवराज चौहान जल्दी से बोला। मैंने जोरावर सिंह की ऑफर ठुकरा दी है। अब मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा। नायक कुछ नहीं बोला। खतरनाक मुद्रा में उसे घूरता रहा। देर मत करो, जल्दी से मेरे साथ निकल चलो। देवराज चौहान, नायक के होठों से सर्द स्वर निकला। अगर तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो तो यह धोखा
तुम्हारी जिंदगी का आखिरी धोखा होगा। वहम में मत पड़ो, जल्दी आओ। नायक ने आड़ में लिए व्यक्ति को पीछे किया और रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगा। देवराज चौहान पलटा और खिड़की के करीब पहुंचकर बाहर झांका। बाहर अभी तक गहरा धुआं विद्यमान था। नायक उसके करीब आ पहुंचा था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थमे थे। देवराज चौहान ने कमीज में हाथ डालकर ग्रेनेड बाहर निकाला और दांतों से उसकी पिन निकालकर उसे सड़क पर उछाल दिया। तेज धमाके के साथ वहां धुआं और गहरा होता चला गया। उसने एक और ग्रेनेड फेंका और फिर नायक से बोला, आओ, सावधान रहना। जोरावर सिंह के आदमी अभी भी सही सलामत यहाँ पर मौजूद हैं। लापरवाह मत होना। दोनों खिड़की से बाहर निकले। मेरे पीछे भागो। कहने के साथ ही देवराज चौहान मकान के गेट से निकलकर जगमोहन की दिशा में भागता चला गया। हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। आसपास कोई भी नजर न आया। अलबत्ता लोगों ने अपने घरों से बाहर झांकना आरंभ कर दिया था। धुएं के घेरे से बाहर आते ही कुछ आगे जाने पर उसे जगमोहन की आवाज सुनाई दी तो वह ठिठका। एक तरफ से निकलकर जगमोहन पास आ पहुंचा। उसने हाथ में ग्रेनेडों वाला थैला थाम रखा था। नायक कहाँ है? देवराज चौहान ने पीछे देखा। नायक कहीं नहीं था। वह कुछ कहने ही वाला था कि धुएं में से नायक निकलकर भागता आता दिखाई दिया, जो कि अगले ही पल उनके करीब था। भागो, हमारे पास कार नहीं है कि फौरन यहाँ से दूर हो सके। थैला फेंक तो जगमोहन, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। तीनों भागते हुए 15 मिनट के बाद एक अंधेरी गली में रुके। कोई खतरा नहीं था। भागने के कारण सांस फूल गई थी। तीनों मुंह खोले हाँफ रहे थे। 2-3 मिनट तक कोई किसी से कुछ नहीं बोला। तुम वहां कैसे पहुंचे? नायक अपनी सांसों पर काबू पाता हुआ बोला। छोड़ो इस बात को कि मैं वहां कैसे पहुंचा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। नायक ने दोनों को देखा। अंधेरे में जगमोहन की तीव्र निगाह नायक की कलाई पर बंधी घड़ी पर टिकी हुई थी। मुझे तुमने क्यों बचाया? इसे मेरी मर्जी ही समझो। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरा दिल किया, मैंने तुम्हें बचा लिया। देवराज चौहान इंस्पेक्टर वानखेड़े का नाम इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वानखेड़े खुद को इस मामले से दूर रखना चाहता था। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही देवराज चौहान, नायक ने असमंजसता भरे स्वर में कहा। मुझे क्यों बचाया तुम यह नहीं बता रहे। मेरे वहां फंसने के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ, तुम यह भी नहीं बता रहे। और फिर एकदम तुमने ग्रेनेडों का इंतजाम कैसे कर लिया? इनमें से कोई भी बात तुम्हारे जानने लायक नहीं है। देवराज चौहान अपने शब्दों को चबाकर कह उठा। तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ यही बात है कि तुम फंस चुके थे, मौत के मुंह में थे। कुछ देर बाद ही वहां तुम्हारी लाश पड़ी होनी थी और तुम्हारी कलाई पर बंधी घड़ी जोरावर सिंह वर्मा के हाथों में होनी थी। वैसे यह घड़ी वही है जिसे तुम बचाते फिर रहे हो। देवराज चौहान ने उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा किया। हाँ, नायक ने विचारपूर्ण निगाहों से घड़ी को देखा और जगमोहन मन ही मन व्याकुल हुए जा रहा था कि नायक की घड़ी उनके बेहद करीब थी। वह नायक से आसानी से हथियाई जा सकती थी और घड़ी हाथ आ जाने पर उसे पीटा जा सकता था, परंतु देवराज चौहान के उसूल इस काम में आड़े आ रहे थे। देवराज चौहान इस तरह किसी भी हालत में उसे घड़ी न छीनने देता। जोरावर सिंह वर्मा के लिए तुमने काम क्यों छोड़ा? नायक बोला। मैं कमीने लोगों के लिए काम नहीं करता। और वह 5 लाख लौटा दिए। मैं नहीं मानता। जोरावर सिंह महेंद्र सिंह इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके लिए काम करने से इनकार कर दे। तो मैंने कब कहा कि उन्होंने बर्दाश्त किया? बर्दाश्त नहीं किया। देवराज चौहान कश लेकर कह उठा। इस समय हम अंधेरे में हैं। अगर रोशनी में होते तो तुम देख लेते कि हम दोनों के शरीर पर पिटाई के निशान हैं। महेंद्र सिंह ने अपने आदमियों के साथ हमें घेर लिया था। तबीयत से उन्होंने मेरी ठुकाई की। नायक होठ सिकोड़कर सिर हिलाने लगा। बहरहाल शुक्रिया मेरी जान बचाने का। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? कहीं भी। कहने के साथ ही नायक ने फौरन रिवॉल्वर निकाल ली। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। तुमने रिवॉल्वर क्यों निकाली? देवराज चौहान की आवाज में तीखापन था। इसलिए कि अब मेरे जाने का वक्त है।
अगर तुमने मेरी घड़ी छीनने का प्रोग्राम बना रखा होगा तो वह कोशिश अब की जाएगी। अगर देवराज चौहान के होठ सख्ती से भींच गए, मुझे तुम्हारी घड़ी ही छीननी होती तो सबसे बढ़िया समय वह था जब तुम हमारे साथ भाग रहे थे। तभी गोली मारकर आसानी से तुम्हारी कलाई से घड़ी उतार सकता था। यह तो अपनी अपनी समझ की बात है, नायक ने तीखे स्वर में कहा। नायक का पूरा ध्यान देवराज चौहान पर था। उसे रिवॉल्वर निकालते पाकर जगमोहन के भीतर गुस्सा उछाले मारने लगा था कि एक तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई और ऊपर से रिवॉल्वर निकालकर शुक्रिया अदा कर रहा है। अगर उन्होंने घड़ी ही हासिल करनी होती तो कब की कर ली होती। बहरहाल क्रोध में भुनभुनाते हुए जगमोहन ने नायक का सारा ध्यान देवराज चौहान पर पाकर छोटी सी उछाल भरी और उसके जूते की ठोकर नायक के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। अगले ही पल नायक के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर नीचे जा गिरा। जगमोहन ने उसे बिना मौका दिए जोरदार घूंसा उसके पेट में मारा। नायक के होठों से हल्की सी चीख निकली। वह पेट पकड़कर दोहरा हो गया। तभी जगमोहन का घुटना पूरे वेग से उसकी ठोडी से टकराया। नायक उछलकर पीठ के बल नीचे जा गिरा तो जगमोहन ने फौरन आगे बढ़कर उसके कूल्हे पर ठोकर मारते हुए अपनी रिवॉल्वर निकालकर झुकाते हुए उसकी छाती से सटा दी। नायक हक्का बक्का रह गया। तभी जगमोहन के होठों से भेड़िए किसी कुर्राहट निकली। कमीने, नाशुक्रे, खबरदार, जो अपनी जगह से जरा भी हिला तो रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरी छाती में उतार दूंगा। तू समझता क्या है अपने आप को? हमने जान पर खेलकर तेरी जान बचाई और तू हमें घड़ी चोर कह रहा है? घड़ी पाने के लिए हमें इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं। कहीं भी तेरी मुंडी मोड़कर तुझे नाली में फेंकते हुए तेरी घड़ी उतार लेते। नायक सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसे देखता रहा। हिलना मत, कहने के साथ ही जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल उसकी छाती पर लगाई और झुकते हुए नायक की कलाई से घड़ी उतार ली। नायक का चेहरा फक पड़ गया। वह बुत की तरह नीचे पड़ा रहा। घड़ी संभालते हुए जगमोहन उससे कई कदम पीछे हट गया। घबराहट में भरा नायक लड़खड़ाते हुए उठा। मेरी घड़ी दे दो प्लीज, मेरी घड़ी। तभी जगमोहन ने घड़ी को देवराज चौहान की तरफ उछाल दिया। देवराज चौहान ने घड़ी को हवा में थामा और नायक की तरफ कर दिया। नायक की आंखों में तीव्र चमक उभरी। वह जल्दी से घड़ी पाने के लिए आगे बढ़ा। नायक के करीब पहुंचते ही देवराज चौहान ने दांत खींचकर घड़ी वाले हाथ को घूंसे की शक्ल दी और पूरी शक्ति के साथ नायक के चेहरे पर मारा। नायक के होठों से दर्द भरी चीख निकली। उसके पांव उखड़ गए। उछलकर वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। भय से फक पड़ा नायक फौरन उठ खड़ा हुआ। आंखों में खौफ की परछाइयां उभर आई थी। हरामजादे, देवराज चौहान कुर्राया, तूने हमें भी जोरावर सिंह, महेंद्र सिंह समझ रखा है कि रिवॉल्वर के दम पर उनकी तरह तू हमें भी संभाल लेगा? अगर ऐसा होता तो जोरावर सिंह घड़ी पाने के लिए हमारे पास आके हमें मुंह मांगी ऑफर न देता। कहने के साथ ही देवराज चौहान का दूसरा घूंसा नायक के थोबड़े पर पड़ा। नायक के पांव उखड़ गए। उसका शरीर पीछे को उछला। गिरने से पहले ही उसकी पीठ तेजी से गली की दीवार से जा टकराई। उसके कंठ से दर्द भरी चीख निकली। उसके बाद तो देवराज चौहान रुका ही नहीं। धड़ाधड़ उसके हाथ पांव चलते रहे, नायक पर पड़ते रहे। यह आलम करीब 5 मिनट तक रहा। देवराज चौहान के हाथ तब रुके जब नायक अर्ध बेहोश सा होकर औंधे मुंह नीचे जा गिरा। उससे हटकर देवराज चौहान गहरी गहरी सांस लेने लगा। जगमोहन दांत किटकिटाकर आगे बढ़ा और नीचे पड़े नायक के कूल्हे पर जोरदार ठोकर मारी। जवाब में नायक के होठों से हल्की सी कराह निकली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। नायक की घड़ी अभी भी उसके हाथ में थमी हुई थी। अब क्या करना है? जगमोहन ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। उसका मन था कि देवराज चौहान कहे, घड़ी हाथ लग गई है, खिसक लेते हैं, इसे ठीक हालत में आ लेने दो। देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।